नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में जिस तरह की सियासत हुई, उसको आप सबने भली-भाँति देखा होगा, समझा होगा कि वहाँ पर किस तरह से रातों-रात सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ और अजीत पवार समेत उनके कई साथी भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार में शामिल हो गए, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे हैं। इस सरकार में जब अजीत पवार शामिल हुए और उनके दोस्त और साथी ऐसे शामिल हुए जिन पर ईडी की जांच चल रही है, तो तमाम सारे सियासी बवाल शुरू हो गए और ये कहा जाने लगा कि उन लोगों ने ईडी से अपने बचाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये पहला मौका नहीं है जब विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का डर दिखा के और सीबीआई का डर दिखा करके और नेताओं को परेशान करती है। ये पहला मौका नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक ऐसे तमाम सारे वाक़ये आए हैं जब हम ये जानते हैं, समझते हैं और हमें देखने को मिला है कि तमाम सारे बार परिवर्तन हुआ है और लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में इस तथ्य में कोई सच्चाई है या नहीं है, या फिर विपक्ष यूं ही आरोप लगाता है सत्तारूढ़ दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पर, या इस तरह की कोई चीज़ हकीकत में सिर उठाती भी है। दरअसल आप देखेंगे और हमने इसकी बहुत बारीकी से पड़ताल की, तो हमने ऐसे नेताओं की एक सूची बनाई कि जो वास्तव में जो ईडी की जांच से या फिर सीबीआई की जांच से या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में फंसे थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्या उन पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। आज हम आपको उन नेताओं का खुलासा करने वाले हैं और ऐसे कई नेताओं की सूची आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि इन नेताओं ने जो पहले ईडी की जांच को फेस कर रहे थे या सीबीआई की जांच को फेस कर रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जब नहाया तो सफाई की, धुलाई की, तो वो बिल्कुल पाक दामन होकर के निकले। तो अब ये कहावत बिल्कुल झूठी है कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहा लीजिए तो आपके पाप ऊपर जाने के बाद योग्य भले न हो, लेकिन धरती के तो सारे पाप फिलहाल जब तक मोदी सरकार है तब तक तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक आंकड़े के मुताबिक पीएमएलए एक्ट के तहत 2021 और 22 में ईडी ने करीब 1180 केस दर्ज किए थे, जबकि 2019 और 20 में यह 981 रह गया। जबकि अब तक अगर आप देखेंगे तो अब तक सिर्फ यानी कि 1180 और 981, अगर आप इन दोनों को जोड़ डालिए तो करीब 2000 से ऊपर लोग निकल जाते हैं और इसमें से सिर्फ 23 लोगों को अब तक ईडी ने अपनी जांच में दोषी ठहराया है। यानी कि ये साफ है कि एजेंसियां आरोपी को अभियुक्त बनाती हैं और उसे परेशान करती हैं, उसे बार बार पूछताछ करती हैं, उसे जांच में घेरे रखती हैं, उस पर दबाव बनाती हैं, लेकिन वह दोषी कितने लोग हो पाते हैं ये सिर्फ उंगलियों में गिना जा सकता है कि सिर्फ 23 लोगों को अब तक ईडी ने अपनी जांच में दोषी पाया गया है। आज हम आपको ऐसे तमाम सारे नेताओं की एक बड़ी सूची बताने जा रहे हैं जो पहले किस तरह से थे और अब ईडी की जांच में आने के बाद किस तरह आ गए। कहा जाता है कि राजनीतिक आवाज़ को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। याचिका में गिरफ्तारी और जमानत को लेकर ढील देने की बात विपक्ष लगातार करता है और कहा जाता है कि इसके ज़रिए विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप होता है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेता के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। कई नेताओं पर पहले भी केस दर्ज हैं, लेकिन वो या तो फाइलों में खोए हुए हैं या फिर ठंडे बस्ते में पड़े हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस जांच में के योग्य नहीं है, या फिर जिनकी जांच पहले से चल रही है उन पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। विपक्ष का दूसरा आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता
बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उन पर कार्रवाई रोक दी जाती है। बीजेपी में शामिल होने पर या बीजेपी में आ जाने के बाद नेताओं का भ्रष्टाचार क्या जांच एजेंसियों को नहीं दिखता है। विपक्ष का तीसरा आरोप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिन राज्यों में विपक्ष कहता है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है या सरकार में नहीं है, वहां पर ईडी, सीबीआई और आईटी को एक्टिव किया जाता है और दरअसल भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी चुनाव प्रचार का एक बहुत मजबूत स्तंभ मानती है। इसके जरिए नेताओं को डराया जाता है। डर से जो नेता बीजेपी में जाने को तैयार हो जाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। आज मैं आपको अब उन नेताओं के नाम बताने जा रहा हूं जिन पर ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच चल रही थी, लेकिन जब वो जांच में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उन पर जांच रोक दी गई या फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई और अब तक वह जांच लंबित है। ना वो दोषी ठहराए गए हैं, ना उन पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना उनसे कोई पूछताछ हो रही है। तो आज आप पेन और डायरी नोट कर निकाल लीजिए और नोट करिए उन नामों को जिन पर ईडी की जांच चल रही थी और वो बाकायदा खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पहला नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के निदेशक सुदीप सेन से 20 लाख रुपए उन्होंने हर महीने लिए हैं, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद से कोई पूछताछ नहीं हुई। यानी कब? अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। उसके पहले 27 नवंबर 2014 को आखिरी बार पूछताछ हुई थी, जबकि 20 लाख रुपए हर महीने लेने का अवैध ढंग से आरोप है उन पर। उसके बाद से अगस्त 2015 से अब तक उन पर कोई पूछताछ नहीं हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई की हेमंत बिस्वा शर्मा की पड़ताल बंद कर दी है और हेमंत अभी भी असम के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ खासा चर्चित है, वो नाम है पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। आपको याद होगा उन पर आरोप था कि शारदा के निदेशक सुदीप सेन से का उन्होंने फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने भी शुरू कर दी। उसके बाद लेकिन तब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी में थे। तब जांच एजेंसियां उन पर शिकंजा कसे हुई थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उन्हें सारे मामलों में क्लीन चिट मिलने लग गई। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस उन पर जांच कर रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई ने उन पर जांच शिथिल कर दी है। शुभेंदु, आपको मालूम होगा, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बंगाल विधानसभा के नेता हैं और विधायक दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। तीसरा नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है जितेंद्र तिवारी। क्या कमोवेश ये नाम भी पश्चिम बंगाल से ही आता है। आसनसोल के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने से नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखी थी, याद होगा आपको, जिसमें कहा गया था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन हाईकमान ने जितेंद्र तिवारी को एंट्री दे दी और तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन अब वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं हो रहा है और वो जितेंद्र भी खुली हवा में राहत की सांस ले रहे हैं। चौथा बड़ा नाम जो है वो है नारायण राणे का। यह महाराष्ट्र से आता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नारायण
राणे को भी बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर बिल्कुल पाक दामन बना दिया। राणे अभी फ़िलहाल मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर तमाम सारे आरोप लगाए थे। आपको याद होगा आदर्श सोसाइटी घोटाला जो हुआ था उस पर उन पर हेर-फेर का आरोप था। 2012 में किरीट सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्ने की एक दस्तावेज सौंपा था जिसमें कहा गया था कि तमाम सारे आरोप उन पर बनते हैं। 2017 में भी किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लेकर नारायण राणे की संपत्ति की जांच कराने की मांग की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपने पैसे को, काले पैसे को सफ़ेद कर रहे हैं। लेकिन ये बात तब तक चलती 2019 में नारायण राणे ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। पांचवा नाम जो है वो है बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा था। पूरा जग जानता है कि येदियुरप्पा की इसकी वजह से अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को सह देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी किया था। 2013 के चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद येदियुरप्पा की घर पर वापसी हुई और 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लीन चिट दे दिया येदियुरप्पा को। यानी जब 2016 में येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए तो उनके खिलाफ जो ईडी जांच कर रही थी, सीबीआई जांच कर रही थी, वो जांच रोक दी गई और सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट थमा दी कि उन पर कोई आरोप नहीं बनता है। इसी तरह का मामला बनता है। एक अगले नेता हैं प्रवीण डारेकर, महाराष्ट्र से आते हैं। 2009 से लेकर 2014 तक मनसे के विधायक रहे प्रवीण। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने इस मामले को बहुत ज़ोर शोर से उठाया था और उसके बाद उनकी जांच शुरू हुई थी और उसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई। लेकिन 2016 में डारेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद 2022 में आर्थिक अपराध शाखा जो उनकी जांच कर रही थी उसने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। डारेकर अभी भी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। यानी कि मैं आपको जितने भी नाम बता रहा हूं और आपका संक्षिप्त जो ब्यौरा दे रहा हूं उससे आप समझ सकते होंगे कि किस तरह की जांच चली और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन पर एक फ़िल्टर लग गया और उसके बाद वो जांच रोक दी गई। अगला नाम है हार्दिक पटेल, गुजरात से आते हैं। बहुत चर्चित नाम है, हर एक बंदा उसको जानता है। हार्दिक पटेल गुजरात पाटीदार आंदोलन के नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान उन पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। हार्दिक पटेल को इसकी वजह से तड़ीपार किया गया था। हार्दिक पर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उन्हें सब चीज़ों से मुक्ति मिल गई। हार्दिक अभी भारतीय जनता पार्टी के वीरमगाम से विधायक हैं और उन पर जितने भी नाम थे, जितने भी आरोप थे, उन सब से उन्हें बरी मान लिया गया है। जबकि इन नामों के अलावा और नाम अगर आप देखेंगे, सोवन चटर्जी, यामिनी यादव, भावना गवली, इन सब नेताओं पर जांच चल रही है। लेकिन सीबीआई एजी ने भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों में जाने के बाद उन पर जांच रोक दी है। नेताओं की सूची यही नहीं थम रही है, बहुत सारे नेताओं की लंबी सूची है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा अजीत पवार हैं, जिन पर महाराष्ट्र के में ही 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी खुद लगाती थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भ्रष्टाचारी बताया था। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई थी। अजीत पवार को लेकर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वे पवार को जेल में चक्की पीसने की बात कर रहे थे। 2019 में राजनीतिक उठापटक हुआ और अजीत बीजेपी के साथ चले गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ गठबंधन किया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। बाद में अजीत पवार खुद बीजेपी छोड़कर पार्टी में आ गए फिर, लेकिन आजकल वो इन दिनों फिर से भारतीय जनता पार्टी के
साथ सरकार में शामिल हैं। इसी तरह से मुकुल राय का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय पर भी 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिट फंड कंपनी को फेवर देने का आरोप लगाया गया था। राय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2019 में राय ने दावा किया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उन पर कोई मामला नहीं बनता है। ऐसे मैंने आपको लंबी सूची गिनाई है। सूची की बात करें तो ये बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको उन बड़े नेताओं के नाम मैंने आपको बताए हैं जो ईडी में आरोप के बाद उन पर जांच चल रही थी, उनसे पूछताछ हुई और उन पर फाइलें भी हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन अब फ़िलहाल वो ठंडे बस्ते में हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो ये विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कि वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद सारे भ्रष्टाचारियों के दाग धुल जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमसे अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।